केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर 10-11 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोडमैप विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में आयुष के क्षेत्र से जुड़े चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने लिया हिस्सा। कई वेब पोर्टल की भी शुरुआत हुई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष को प्रमुखता से दिया जाना चाहिए स्थान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक IMF की विकास समिति बैठक में लिया हिस्सा। बैठक के एजेंडे में विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष समर्थन सहित जीवन और आजीविका रक्षा, हरित, लचीला और समावेशी विकास को समर्थन देते हुए जीवन और आजीविका रक्षा को शामिल किया। लद्दाख ने 2022 तक हर घर में नल द्वारा जल कनेक्शन पहुंचाने का अपनी वार्षिक कार्य योजना पेश की। केंद्र शासित प्रदेश से मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं में अभियान स्तर पर सुधार लाकर सुचारू बनाने का किया गया है आग्रह। लद्दाख प्रशासन ने दिया आश्वासन, इस वर्ष ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियां बनाएंगे और ग्राम कार्य योजना करेंगे तैयार। और बिहार में डीजल के बाद अब कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी की योजना होने जा रही है बंद। नए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य में बन रही योजनाओं में कृषि यंत्रीकरण को नहीं किया गया शामिल। हालांकि केंद्र की योजना से किसानों को मिलेगी सब्सिडी। और सरकार के लक्ष्य किसानों की आय 2022 तक हो दोगुनी, इसको लेकर किए जा रहे हैं कई तरह के प्रयास। उत्तर प्रदेश के कई किसान फूल की खेती करके कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। किसानों की जागरूकता पर निर्भर करती है उनकी आर्थिक संपन्नता। और अब खबरें विस्तार से। आयुष मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर 10 और 11 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोडमैप विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में आयुष के क्षेत्र से जुड़े चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई वेब पोर्टल की शुरुआत भी की गई जो भविष्य में होम्योपैथी के दिशा निर्धारण में अहम भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष को प्रमुखता से स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे कि आयुर्वेदिक क्षेत्र में विकास का मार्ग और प्रशस्त हो सके। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिवस के अवसर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। National Health Policy of India recognizes the need to nurture Ayush systems of medicine through the development of infrastructural facilities of teaching institutions, improving quality control of drugs, capacity building of institutions as well as professionals, and generating quality research evidence. इसके साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड काल जैसे संघर्षपूर्ण समय में आयुष ने अहम रोल अदा किया है। As a result of the intervention of the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Ayush, use of Ayush systems of medicine was permitted for COVID-19 in an integrated manner in designated COVID treatment centers, and this has in turn provided encouraging results. और केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समग्र विकास समिति की 103वीं बैठक में भाग लिया। बैठक के एजेंडे में सामान्य फ्रेमवर्क के तहत कर्ज राहत के लिए विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष समर्थन और अन्य कोविड-19 महामारी, विकासशील देशों के द्वारा टीकों की निष्पक्ष और किफायती उपलब्धता के लिए विश्व बैंक समर्थन, कोविड-19 संकट से त्वरित सुधार के लिए प्रतिक्रिया, जीवन और आजीविका रक्षा, हरित, लचीला और समावेशी विकास को समर्थन देते हुए जीवन और आजीविका रक्षा को शामिल किया है। वित्त मंत्री ने भी कहा कि हम सभी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में और कोविड-19 महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं। भारत सरकार बीते 1 साल के दौरान कई राहत पैकेज के साथ ही महामारी का प्रसार रोकने और उसके सामाजिक व आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय लगातार कर रही है। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर कृषि यंत्रों पर बिहार सरकार की ओर से दी जा रही जो सब्सिडी है उसको बंद किया जा रहा है। नए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य में बन रही योजनाओं में कृषि यंत्रीकरण को शामिल नहीं किया गया है, जिससे किसानों को काफी लाभ होता था, लेकिन अब उन्हें अनुदान नहीं मिल पाएगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जो सब्सिडी है वो किसानों को मिलती रहेगी। कृषि यंत्रों पर बिहार सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी की योजना को बंद किया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष के लिए राज्य में बन रही योजनाओं में कृषि यंत्रीकरण को शामिल नहीं किया गया। जो किसानों को अनुदान मिलता था कृषि यंत्रीकरण में, उसका लाभ अब किसानों को नहीं मिल पाएगा। केंद्र की योजना से किसानों को सब्सिडी लगातार मिलती रहेगी। कई तरीके की जो योजनाएं हैं यंत्रीकरण को लेकर, उसमें सब्सिडी दी जाती है किसानों को। किसी भी यंत्र पर अनुदान किसी परिस्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा। कृषि जो है वो राज्य सरकार का विषय आता है। पराली प्रबंधन से जुड़े कुछ यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। सिंचाई की जो अगर हम बात करें तो उसमें तो 90% तक का अनुदान दिया जाता है। पहले कई यंत्रों पर सरकार 90% तक अनुदान देती थी, जिसमें टपक पद्धति यानी कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए भी योजना शामिल थी। उस साल सरकार ने मात्र 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था यंत्रों पर अनुदान के लिए की थी, लेकिन अब यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। बिहार राज्य में कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की योजना शुरू की तो राज्य में कृषि यंत्रीकरण में काफी वृद्धि हुई थी। कृषि यंत्रीकरण योजना लगभग 50,000 किसान औसतन हर साल बिहार राज्य में लाभ लेते थे, इस योजना का लाभ उठाते थे। बिहार में 200 करोड़ रुपए तक अनुदान देती थी सरकार, यानी कि कृषि यंत्रों पर बिहार सरकार जो है किसानों को 200 करोड़ रुपए तक अनुदान देती थी। 23 करोड़ रुपए ही गत वर्ष व्यवस्था हुई है कृषि यंत्रों के लिए, यानी कि अब आने वाले समय में जो बिहार के किसान हैं उनको यंत्रीकरण पर अनुदान नहीं मिल पाएगा। 71 यंत्रों पर पहले मिलता था अनुदान, यानी कुल जो अगर हम संख्या की बात करें तो 71 ऐसे कृषि यंत्र शामिल थे जहां पर किसानों को अनुदान दिया जाता था, उसमें भारी छूट दी जाती थी। लेकिन अब जो नया फैसला है उसमें यह है कि बिहार सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान यानी कि सब्सिडी नहीं देगी। और अब बात करते हैं लद्दाख की। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग समिति के समक्ष अपने प्रदेश के ग्रामीण घरों में नल द्वारा पानी कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। लद्दाख ने हर ग्रामीण घर तक नल कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने की योजना बनाई है, यानी कि 2022 तक 100% कवरेज का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। मौजूदा वर्ष 2021-22 के दौरान लद्दाख योजना 32,514 घरों और शेष 11,568 घरों में अगले साल तक नल कनेक्शन देने की है। लद्दाख के लगभग 44,082 ग्रामीण घरों में से अभी तक केवल 3,760 घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। लद्दाख में 451 स्कूलों, 449 आंगनबाड़ी केंद्रों, 13 आश्रम शालाओं, 191 ग्राम पंचायत भवनों और 327 स्वास्थ्य केंद्रों में नल कनेक्शन देने की योजना है। इस केंद्र शासित प्रदेश की ग्रामीण कार्य योजना के साथ साथ कम से कम 50% महिला सदस्यों वाली ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति पानी समिति तैयार करने की आवश्यकता के बारे में भी बताया गया है। ये समिति गांव के अंदर पानी की आपूर्ति के लिए ढांचा तैयार करने की योजना बनाने, उसे लागू करने और रख रखाव संबंधी कार्यों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेगी। हर गांव को एक ग्रामीण कार्य योजना तैयार करनी होगी, जिसमें पेयजल के अंदरूनी स्रोतों के विकास, उन्हें पुनर्जीवित करने, जलापूर्ति, इस्तेमाल हो चुके जल को पुनः इस्तेमाल करने योग्य बनाने के प्रबंधन, संचालन और रखरखाव आदि कार्यों की रणनीति शामिल होगी। लद्दाख प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वर्तमान वर्ष में वे ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियां बनाएंगे और ग्राम कार्य योजना तैयार करेंगे। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायतों और स्थानीय ग्राम समुदाय को समर्थन देने के लिए प्रशासन स्थानीय नागरिक समाज संगठन को भी शामिल करेगा। स्थानीय युवाओं के लिए पाइपलाइन फिटिंग, बिजली के काम और चिनाई के लिए कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, ताकि गांव में प्रशिक्षित मानव शक्ति का एक समूह तैयार किया जा सके, जो न केवल जल आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन में मदद करेगा, बल्कि नियमित संचालन भी सुनिश्चित करेगा। रख रखाव का कार्य भी स्थानीय समुदाय द्वारा किया जा रहा है। जल जीवन मिशन को सही मायनों में आम लोगों का आंदोलन बनाने के लिए सूचना, शिक्षा और संवाद का अभियान लगातार लद्दाख में चलाया जाएगा। और अब बात करते हैं फूल की खेती की। अक्सर देखा जाता है कि जो किसान है वो परंपरागत खेती करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जो फूल की खेती करते हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे किसान अलग अलग जिलों में वो फूल की खेती करते हैं। पहले ये किसान गेहूं और धान की खेती करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ अब किसान जो हैं फूल की खेती करते हैं। फूल की खेती में अधिक मुनाफा होता है। किसानों का ये भी कहना है कि इसमें लागत बहुत कम आती है और मुनाफा अधिक होता है, इसीलिए वो गेहूं और धान की अपेक्षा फूल की खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे खास बात है, जो शहरी क्षेत्र के किनारे के जो गांव हैं वहां पर फूल की खेती काफ़ी फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि फूल की खेती को एक बाजार की ज़रूरत होती है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर जब फूल तैयार हो जाए तो उसके 1 या 2 दिन में वो फूल बाजार तक पहुंच जाना चाहिए। इसीलिए किसान लगातार फूल की खेती कर रहे हैं। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो जब से किसान रेल शुरू हुई है, किसान रेल के माध्यम से भी फूल की खेती करने वाले किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचा है, क्योंकि अब उनका वो जब फूल तोड़ते हैं तो 1 या 2 दिन में वो फूल उनका बिक जाता है, वो बाजार तक पहुंच जाता है। इससे फूल बर्बाद नहीं होता है, इससे किसानों का
लाभ हो रहा है। वैसे भी सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाए, और किसानों की आय दोगुनी तभी होगी जब जो खुद किसान है वो परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ ऐसी फसलें करे जिसमें वो अधिक लाभ कमा सकता है, चाहे वो सब्जी की खेती हो या फूल की खेती हो। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के जो किसान हैं वो लगातार फूल की खेती कर रहे हैं। तो ये फूल की खेती सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में नहीं, बाराबंकी है, फतेहपुर है, प्रतापगढ़ है, ऐसे कई जिले हैं जहां पर लगातार फूल की खेती की जा रही है, और इसी के साथ किसानों की जो आय है वो बढ़ रही है। और कई, अगर हम उत्तर प्रदेश के बाहर की बात करें तो महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले जहां पर किसान रेल ने उनको काफी सहायता पहुंचाई है। पहले वो खेती कम करते थे किसान, लेकिन अब फूल की खेती अधिक मात्रा में कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो तोड़ा हुआ फूल है वो समय पर बिक जाता है, बाजार तक पहुंच जाता है, और डीबीटी के माध्यम से उनको पेमेंट भी हो रहा है। और सबसे खास बात यह है कि गेहूं और धान में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन फूल की खेती में अगर आप सिंचाई पद्धति का सही तरीके से प्रयोग करते हैं, बूंद टपक पद्धति या बूंद प्रणाली को अपनाते हैं, तो पानी कम लगता है, लागत कम लगती है, और इसमें जो रासायनिक खाद है इसका भी प्रयोग कम किया जाता है। ये भी एक फायदेमंद साबित होता है। आइए सुनते हैं कि जो किसान है, जो फूल की खेती करने वाले जो किसान है, उनका क्या कुछ कहना है, और वो किस तरीके से खेती को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कैसे वो प्रेरित हुए। मैं 20 साल से धान, गेहूं, चना, अरहर की खेती कर रहा था, लेकिन उससे उतना बेनिफिट नहीं समझ में आया। तो फूल के बीज के उत्पादन के बारे में जानकारी मिली, तो हमने 9 वैरायटी के फूल लगाए। तकरीबन 1 एकड़ में 15,000 इसकी लागत आती है, लेकिन इसकी आमदनी धान गेहूं से 3 या 4 गुना ज़्यादा है। मान लीजिए 1 एकड़ में अगर गेहूं होता है 30,000 का, तो ये 1 लाख से 1.5 या 2 तक। तो उस हिसाब से हमें अच्छा लगा कि इससे जो है किसानी करने से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और हमारी आर्थिक स्थिति के सुधार भी रहेगा। मैंने भी सुना था कि यहाँ फूलों की खेती हो रही है, तो आज मैं यहाँ देखने आया कि देखूं कैसा क्या है। यहाँ मैंने देखा और जो जानकारी ली उसके हिसाब से मुझे समझ में आया कि जो धान गेहूं की परंपरागत खेती है उससे वो इनकम हम लोग नहीं प्राप्त कर पा सकते हैं जितनी इनकम यहाँ फूलों की खेती, फूलों को के बीज बनाकर उनको बेच करके जितनी इनकम प्राप्त की जा सकती है। तो मैंने सोचा कि अपने प्रदेश या अपने ज़िले के किसानों को किस तरह जोड़ा जाए, उनकी माली हालत को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस कार्य के लिए मैंने खुद एज ए किसान अक्टूबर में मैंने कहा पहले मैं खुद करता हूं, स्वयं करता हूं, और करके ये बताया जाए कि इसमें इतना तक हो सकता है, कहां तक आप गेहूं या धान की तुलना में कितना आमदन को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 9 स्पीसीज ट्राई की गई जो हैं, और उन स्पीसीजों का नाम जो है, उन क्रॉप्स का नाम जो है वो ये है। नंबर 1 इसमें जो है स्कॉल्जिया है, देन पेपरबर है, कैलेंडुला है, रसेडा है, जिप्सोफिला है, और लाइया प्लेटिगोशा है, एक्रोक्लाइनिया में। इस तरह से 9 स्पीसीज, 8-9 स्पीसीज को किया गया। सभी बहुत जो है सफलतापूर्वक, जो आप देख ही रहे हैं, नवंबर के प्रथम जो है वीक में, सप्ताह में सीड सोइंग हुई। तो खेती में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एक पद्धति आती है वो है कि सिंचाई को हम कैसे कम करें और उत्पादन अपनी क्षमता बढ़ा सके। गर्मी आते ही पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, पर बात जब कृषि क्षेत्र में जल के दोहन की होती है तो आज भी जागरूकता की कमी नजर आती है। आज भी किसान खेत में लबालब सिंचाई करते हैं, जबकि उस खेत को उतने पानी की जरूरत नहीं होती है और पानी बर्बाद होता रहता है। सरकार ने इसीलिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो टपक पद्धति यानी कि जो बूंद बूंद पद्धति है उसका प्रयोग करें, पानी बचाए, ताकि पानी की बचत भी हो और उत्पादन भी बढ़े। सिंचाई के यंत्रों पर सरकार भारी मात्रा में, केंद्र सरकार की तरफ से भारी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है। कुछ यंत्र तो ऐसे जहां पर 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। कम लागत पर सिंचाई प्रणाली से जुड़े यंत्र सरकार किसानों को उपलब्ध कराती है, ताकि जो किसान है वो सिंचाई कर सके और सिंचाई की जो क्षमता है उसको बढ़ा सके। और गर्मी में किसान सिंचाई के प्रति कैसे सावधानी रखे, इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रभूषण पांडे जी हैं, संयोजक हैं कल के लिए जल हैं और पानी को बचाने को लेकर काफी काम करते रहते हैं, अलग अलग जिलों में यात्राएं करते रहते हैं। चंद्रभूषण पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि गर्मी आ गई है और गर्मी आते ही हम पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर देते हैं, चर्चाएं करते हैं। आपको लगता है ये प्रयास हमें पहले से ही करना चाहिए? देखिए, एक बड़ी चुनौती यह तो है कि पानी का जो महत्व है वह
उपभोक्ता जो किसान है या और नागरिक हैं उन तक उस गहराई तक नहीं पहुंच पाया जिस गहराई तक पहुंचना चाहिए। जी यह सच है कि जीवन का आधार जल है, जी लेकिन जल को जो सम्मान मिलना चाहिए, इसका जो इस तरह से मितव्ययी उपयोग करना चाहिए और जो वर्षा जल आता है उसका जिस तरह से बुद्धिमत्ता के साथ संरक्षण करना चाहिए, वह चीजें तो नहीं दिखती हैं। लेकिन फिर भी जी 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा के बाद से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो विगत 5 वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए सरकार ने इस पर खर्च किया है और इसके खर्च करने के परिणाम स्वरूप मोटा मोटा जी 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में टपक सिंचाई प्रणाली की स्थापना हो पाई है। और मुझे लगता है कि लेकिन ये जो स्थापना का दर है ये कुछ राज्यों तक सीमित है। अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको पहला स्थान कर्नाटक का है, फिर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। जी लेकिन उत्तर भारत के जो स्थिति की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में पानी प्रबंधन को लेकर के बहुत लापरवाही है। सरकार ने अभी एक आंदोलन या एक अभियान शुरू किया है, कैच दी रेन। जी तो कैच दी रेन अभियान इनका एक अच्छा अभियान है। दूसरा बड़ा अच्छा अभियान इन्होंने शुरू किया है सही फसल। तो सही फसल में है कि किस इलाके में कैसी फसल का चुनाव करना है, इसको लेकर लिटरेसी कैंपेन चलाते हैं। तीसरा एक अच्छा अभियान अभी सरकार का आया है वाटर टॉक। जी मंथली वाटर टॉक करते हैं जिसमें आम लोग किसानों के बीच में बैठ करके पानी की चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो प्रयास है वो नाकाफी है और सरकारी योजनाएं, सरकारी कार्यक्रम जब जन आंदोलन बन पाते हैं तब ये सफल हो पाते हैं। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से अभी आप जैसे सूबे के पत्रकार जिस तरह से बीच बीच में खबरें चलाते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाते हैं, इसको और गति देने की जरूरत है जी आगे आने वाले दिनों में। चंद्रभूषण जी, आपने उत्तर भारत की बात की, आपने जागरूकता की बात की। आपको लगता है कि उत्तर भारत के किसानों की उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है कि उनको लगता है कि खेत में लबालब पानी भरा रहेगा तभी उनकी उत्पादन, उनकी फसल ज्यादा अच्छी होगी? आपको लगता है इस मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है, प्रचार प्रसार करने की जरूरत, उनको समझाने की जरूरत है, उन तक कृषि वैज्ञानिक पहुंचे, कृषि विभाग पहुंचे? निश्चित रूप से इसमें कृषि विभाग की बड़ी भूमिका है। उनको यह बताना है कि पानी किस फसल को कितने पानी की जरूरत होती है, उनकी क्रिटिकल इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या है कि पौधे की किस उम्र पर पानी देना है, कितनी मात्रा में पानी देना है और पानी देने की जो विधियां हमारे पास आज उपलब्ध है। जिसे आपको जानकर खुशी होगी कि गन्ना उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पैदा होता है और गन्ना की फसल के लिए 100% सब्सिडी है। ड्रिप इरिगेशन अगर कोई किसान लगाना चाहता है तो 100% है छोटे किसानों के लिए और सीमांत किसानों के लिए जी और बड़े किसानों के लिए 75% है। तो आज लोगों को दो चीज समझना है। एक ये समझना है कब सिंचाई करना है, कैसे सिंचाई करना है, कितना सिंचाई करना है। और इसमें जो सरकार की योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल जहां हो सकता है वहां जरूर किसानों को करना चाहिए। हम लोग चूंकि गंगा यमुना जैसी बड़ी नदियों के इलाके उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं और यहाँ गोमती, सरयू ऐसी तमाम नदियां हैं, इसलिए पानी की महत्व, पानी की कीमत को हम नहीं समझ पाते। लेकिन जिस तरह से भूमिगत जल नीचे जा रहा है, तालाब सूख रहे हैं, नदियां जो है बहुत दुखी हैं, ऐसी परिस्थितियों में आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसका भविष्य अंधकार में दिखता है। मुझे लगता है कि इस कृषि विभाग को और सक्रिय होकर के लोगों के बीच में जल के महत्व को, सिंचाई की विधियों के महत्व को और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। जी अच्छा, चंद्रभूषण जी, नदी जोड़ो परियोजना कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी? केन बेतवा जैसी जो परियोजना है, क्या आने वाले दिनों में बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है या मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है उसको लाभ पहुंचा पाएगा? निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना जो वर्षों से लंबित थी उसका शुभारंभ हुआ है। ये बहुत शुभ संदेश है बुंदेलखंड के लिए। संतोष जी, बुंदेलखंड में एक दर्जन भर परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं इसके पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लंबित चल रही थी उनको भी चालू किया है जी। और केन और बेतवा जोड़ने की जो योजना है इसके माध्यम से एक बड़ा क्षेत्र जो पानी के अभाव में अनुर्वर बना हुआ था, उसमें खेती नहीं होती थी और इसके चलते बुंदेलखंड में पलायन भी होता था। मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में पुनः हरियाली लौटेगी और हरियाली से समृद्धि लौटेगी और केन बेतवा परियोजना अपने महत्वाकांक्षी उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगी। इसके लिए हम सभी जी, आपने कई जिलों में पदयात्राएं भी की है गंगा के किनारे, आपने कई 1000 किलोमीटर की पदयात्राएं की हैं। आपको लगता है कि जो गंगा नदी के किनारे या फिर नदी के किनारे जो गाँव हैं उन्हें ज्यादा सतर्क रहने या सचेत करने की जरूरत है, ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है कि अपने आसपास और वृक्षारोपण करें ताकि पानी की जो स्तर है उसको बढ़ाया जा सके? निश्चित रूप से संतोष जी, बहुत ही जेन्युइन सवाल आपने उठाया और हमने जब यमुना पदयात्रा की या गंगा पदयात्रा की या गोमती पदयात्रा की तो हम लोग नदी तटवासियों से यही बात करते थे कि जब नदी आपकी परेशान होगी, नदी आपकी दुखी होगी तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव होगा किसके ऊपर पड़ेगा? तो गांव के लोग कहते थे सबसे पहले तो मेरे ऊपर पड़ेगा। हमने कहा यदि आप इसके सबसे पहले शिकार होने वाले हैं तो स्वाभाविक है कि आपको इसकी चिंता भी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि नदियों के स्वास्थ्य को लेकर के,
नदियों की सेहत को लेकर के जनता को और जागरूक करने की जरूरत है, उनको जोड़ने की जरूरत है। सरकार जहां प्रयास कर रही है वहीं पर ही स्वयंसेवी संगठनों को, किसानों को, आम नागरिकों को भी नदी और तालाब को बचाने के लिए न केवल गर्मी में बल्कि बारहों मास समर्पित भाव से लगने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण पांडे जी, आपने ये जानकारी दी। और हमेशा इसका प्रयास करने की जरूरत है कि हम पानी की एक एक बूंद को कैसे बचा सकते हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात हो या हमारे दैनिक जीवन के अगर उपयोग की बात करें तो वहां पर भी जो हमारी जागरूकता है वो काम आएगी पानी की एक एक बूंद बचाने को लेकर। और केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर देश भर के किसान अपने कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर स्वरोजगार कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कन्नौज के किसान गुलाब की खेती करने के साथ गुलाब की पंखड़ियों को प्रसंस्कृत करके गुलाब जल और अन्य तरह के उत्पाद बनाकर स्वरोजगार से आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हाल ही में लगे नेशनल सिल्क एक्सपो में अपने स्टॉल लगाने आए युवा उद्यमी नीरज भाटी से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। कन्नौज के इत्र की खुशबू देश और दुनिया में यानी 7 समंदर पार भी अगर आप जाएंगे तो मिल जाएगी। अभी राजधानी दिल्ली में हम एक स्टॉल पे हैं, ये स्टॉल लगी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और यहाँ कन्नौज से एक भाटी आए हुए हैं जो इत्र के उत्पादक हैं और कृषि उत्पादक किसान है। इन्होंने प्रोसेसिंग करके बहुत सारे इत्र बनाए हैं और कारोबार करते हैं, ये जानते हैं भाटी से। मैं कन्नौज से हूँ और हमारे पास कन्नौज का विश्व प्रसिद्ध इत्र के नाम से हम यहाँ स्टॉल हमने लगा रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब भी सिल्क एक्सपो लगता है हमारा कन्नौज का विश्व प्रसिद्ध इत्र का यहाँ स्टॉल रहता है। आपने कौन कौन से यहाँ इत्र प्रदर्शित किए हैं और इनकी क्या कीमत है? गुलाब जल है, तो गुलाब जल वहाँ पहले तो कहते थे कि प्रत्येक घरों में बनता था, लेकिन आजकल क्या है कि आजकल हर घरों में, कारखानों में हम गुलाब जल बनाते हैं। और दूसरी आइटम क्या है, हमारे पास ये चंदन पाउडर है। चंदन पाउडर हम कैसे बनाते हैं, जैसे हम सैंडल का इत्र बनाते हैं। सैंडल के इत्र बनाने के बाद जो चंदन सूखी बच जाती है उसके बाद हम इसका फेस पैक बनाते हैं गुलाब जल के साथ लगाने के लिए। तीसरी आइटम मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये एक प्रीमियम गुलाब जल है इसमें ये विशेषता है, अगर ये 25 किलो फूल का बना है तो ये 100 किलो फूल का हम बना के और प्रीमियम क्वालिटी पर हम बेचते हैं। तो हमारे पास ये इत्र है, इत्र में जैसे अभी मेरे पास कस्तूरी है, कस्तूरी के साथ साथ हमारे पास क्या है, ये सारे प्रकार के इत्र हैं, मिट्टी है, खस है, गुलाब है, कस्तूरी, जैस्मिन, समामा, अगर, ऊद, ये सारे हमारे प्रोडक्ट अष्टा अरोमा के नाम से हम बनाते हैं। आजकल खुशबू के साथ साथ हम कार की फ्रेगरेंस और कार के अरोमा और कार के हम परफ्यूम भी बनाने लगे हैं। जैसे कार का परफ्यूम हमने है, जैसे कि शीशी हम ना वुडन के साथ बनाई है, ये हम मल्टी यूज़ कर सकते हैं, हम सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और हम अरोमा और एयर फ्रेशनर के रूप में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। हमने ये कूलर परफ्यूम भी निकाला है। इसमें क्या था, हम ये सील पैक खोल के अपना कूलर में 2-4 बूंद डाल के और कूलर चलाकर खुशबू हम दे सकते हैं। हमारे पास है मुल्तानी मिट्टी, दरअसल क्या पीसीवी लोग मांगते हैं, डिमांड आई है और बाज़ारों में साबुत मिलता है, तो हमने क्या है पिसा के अपना प्रोडक्ट भी मिट्टी का बना रखा है। तो ये थे कन्नौज से आए हुए कृषि उत्पादक किसान नीरज भाटी, जिनका मानना है कि गुलाब की पत्तियों को प्रसंस्कृत करके वो न केवल गुलाब जल बना के अपना रोजगार, व्यापार और कारोबार कर रहे हैं, बल्कि कई लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने साथ जोड़कर उनको भी काम दे रहे हैं। मेरे सहयोगी संदीप के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या क्या है भाव। इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन की रही थी। वहीं चावल के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 के 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 33 लाख 80 हजार 654 टन का हुआ है, जो बीते साल 28 लाख 42 हजार 724 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में भी इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 42 लाख 17 हजार 255 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 35 लाख 87 हजार 432 टन का ही हो सका था।
धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 9 मार्च को धान का भाव रहा 1,600 रूपए। 10 मार्च को इसके भाव में 75 रूपए की तेजी रही और भाव हो गया 1,675 रूपए। इसी तरह गुजरात की दहेगाम मंडी में धान के सौदों में 12 रूपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 मार्च को धान का भाव रहा 1,562 रूपए, जो 9 मार्च को 1,550 रूपए था। धान के भाव में उठाव का सिलसिला ओडिशा की बुनाई मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 9 मार्च को धान का भाव रहा 1,868 रूपए। 10 मार्च को इसके सौदे 1,132 रूपए उछलकर 3,000 रूपए पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 मार्च को धान बिना किसी उठापटक के 2,300 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहाँ की गोंडा मंडी में बुधवार को धान का भाव रहा 1,500 रूपए। राज्य की सीतापुर मंडी में धान 5 रूपए टूटकर 1,270 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में धान के सौदे 20 रूपए मजबूत होकर 1,670 रूपए पर हुए। आप तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।